नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और वक्त हो चला है दो प्रदेश खबर विशेष का। तो चलिए बिना देरी के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नक्सल खात्मे को लेकर केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक डेडलाइन तय की है, जिसका असर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। अब मध्य प्रदेश पुलिस भी पुनर्वास नीति का प्रचार कर नक्सलियों को समर्पण के लिए प्रोत्साहित कर रही है। देखिए एक रिपोर्ट। 1990 के दशक में नक्सलियों की बंदूक से गूंजने वाले बालाघाट में वैसे तो शांति है, लेकिन नक्सल आहट के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने गांव-गांव में पोस्टर बैनर लगाए हैं और नक्सल विचारधारा से जुड़े लोगों को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कई प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक बैनर देख रहे हैं आप। ये हालांकि बैनर पोस्टर से के मार्फत प्रचार प्रसार तो पुराना हो चुका है, लेकिन आप अगर इसको गंभीरता से देखेंगे तो यहाँ पुनर्वास से पुनर्जन्म का शीर्षक दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि जंगलों में हथियार लेकर भटकते हुए वर्षों बीत गए चुके हैं और सम्मानित जीवन जी रहे हैं, आप भी वापस आइए। इसमें बकायदा उन माओवादी दलम के जो लीडर है, सीसी मेंबर सदस्य, जिन्होंने अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में सरेंडर किया है, उनकी बकायदा तस्वीरें यहाँ पर चस्पा की गई है। उनके द्वारा जो प्रेस नोट और सूचना पत्र जो जारी किया गया था वो यहाँ पर चस्पा किया गया है। इसके अलावा समर्पण नीति में क्या क्या योजनाओं का लाभ माओवादियों को दिया जाएगा उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो ये कहना कि जो बालाघाट पुलिस का प्रयास है वो अब नए नए नवाचार के तौर पर सामने आ रहा है। इन पोस्टरों बैनरों में छत्तीसगढ़ के टॉप नक्सली नेताओं के फोटो लगाए गए हैं। साथ ही प्रचार किया जा रहा है कि अभी तक 2100 नक्सली समर्पण कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की सरकार की भी एक पुनर्वास नीति है, जिसमें एक नई पहल हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें पुनर्वास से पुनर्जीवन की ओर कि यदि कोई नक्सल हैं जो सरेंडर करना चाहते हैं तो जो मध्य प्रदेश सरकार की नीति है उसके तहत आके वो सरेंडर कर सकते हैं। जो सरकार के नियम कानून है उसी के तहत इनको सरेंडर करना पड़ेगा और साथ साथ कि आर्म्स त्यागने पड़ेंगे। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम आर्म्स भी लेके रहेंगे और हमारा फिर सरेंडर एक्सेप्ट किया जाए। आपको आर्म्स त्याग के जो नीति है उसके तहत पुनर्वास किया जाएगा। बालाघाट में परिसवाड़ा दलम, मजालखंड दलम सक्रिय रहा है। साथ ही पिछले सालों से इस क्षेत्र का उपयोग रणनीति तैयार करने के लिए भी किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक भले ही इस क्षेत्र में नक्सल घटनाएं नहीं हुई हैं, लेकिन विचारधारा से जुड़े लोग सक्रिय हैं। यही वजह है कि पुलिस इस प्रयास में केंद्र सरकार की समय सीमा में इस क्षेत्र के नक्सलियों का आत्मसमर्पण करने की दिशा में प्रयासरत है। INS 24/7 के लिए बालाघाट से राहुल टेम्भरे की रिपोर्ट। कैग की रिपोर्ट में प्रदेश के सिवनी, सीहोर और शिवपुरी के जिला कलेक्टर ने दोषी पटवारी व राजस्व कर्मचारियों के विरुद्ध थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सेवा में बर्खास्त करने और राशि वसूलने के भी निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी सरकार और जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष ने भी कार्रवाई के लिए लिखा था। देखिए एक रिपोर्ट। सूखा राहत आयोग ने छतरपुर के संयुक्त कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर 9 सितंबर को जांच के आदेश दिए थे। आदेश में अधीक्षक भू अभिलेख आदित्य सोनकिया, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख रामलाल गुप्ता, सलमान लाल विश्वकर्मा, राजस्व निरीक्षक भू अभिलेख छतरपुर को जांच दल का सदस्य बनाया गया है। इस जांच दल को गहन जांच कर संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन जांच अभी भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसान हितैषी सरकार रही है और हमने किसानों की चिंता हमेशा की है। जो कि आपका भी विषय सामने आया कि इसमें कुछ राशि का गबन हुआ है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी आरोपी को बख्शेगी नहीं। किसका संरक्षण है छतरपुर के लोगों को? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना महिमा मंडन कराने के अलावा क्या छतरपुर की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे? मध्य प्रदेश में एक ही प्रकार के मामले 2 प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। जैसे सिवनी जिले में एक तहसीलदार और 4 कर्मचारियों को निलंबित किया गया और FIR दर्ज की गई। सीहोर जिले में 1.17 करोड़ का भुगतान कर्मचारियों ने अपने रिश्तेदारों के खाते में कर दिया। इस मामले में सीहोर जिले के 2 और इछावर तहसील के 4 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। छतरपुर में इसी मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी जांच जारी होने का बहाना बनाया जा रहा है। ये जांच अभी चल रही है, क्योंकि ये जांच विस्तृत है और कई वर्षों की है, तो इसलिए ये जांच
विस्तृत होने के कारण से अभी चल रही है और ये प्रगति पे है। तो सूखा राशि और अति ओलावृष्टि जो हुई है, क्षति हुई है किसानों को, इसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा राशि का आवंटन तो किया गया, लेकिन वो लापरवाही पूर्वक राजस्व अधिकारियों के खाते में चली गई है, जिसमें किसानों को खाते में अभी राहत राशि नहीं मिली हुई। छतरपुर जिले में इस गड़बड़ी की राशि 37.31 लाख रुपए आंकी गई थी। प्रशासन ने 100% रिकवरी कर ली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पूरा घोटाला उजागर हो चुका है तो अब तक दोषी पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। केवल तत्कालीन नाजिर शैलेंद्र हिमाचल को निलंबित कर बर्खास्तगी का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन नाजिर की अपील पर संभाग कमिश्नर ने बर्खास्तगी से राहत दे दी और निलंबन भी बहाल कर दिया। आज पत्रकार वार्ता करते हुए पूरे मामले को उजागर किया है। वहीं बताया गया है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को भी इस पूरे मामले की जांच कराने को लेकर एक पत्र दिया था, जिस पर दस्तावेज कुछ प्राप्त हुए हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा गया है कि छतरपुर जिले में 41 लाख रुपए की राशि का गबन किया गया है। अब देखना होगा कि छतरपुर के जो कलेक्टर हैं पार्थ जायसवाल, वह इस पूरे मामले में किस तरह का क्या एक्शन लेते हैं। INH के लिए छतरपुर तहसील से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं स्थापना दिवस को लेकर मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने INH न्यूज से खास बातचीत की। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी हमारे साथ में। सर, सबसे पहले जिस तरह का ये पूरा आयोजन है, भव्यतम करने की कोशिश है, सबसे अगर हम देखें इसमें सबसे महत्वपूर्ण किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि विक्रमादित्य को लेकर पहली बार प्रस्तुति हो रही है। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का 70वां वर्ष है। इसके पहले मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस का कार्यक्रम एक दिवसीय हुआ करता था, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 70वां वर्ष है, तो इस बार 70वें वर्ष पे दिव्य और भव्य आयोजन होंगे। और मध्य प्रदेश की जो विरासत है, मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है, मध्य प्रदेश ने जो प्रगति की है, मध्य प्रदेश में ने जो उन्नति की है, इन सारी बातों को इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच रखने का हम काम करेंगे। और केवल ये भोपाल में नहीं हो रहा, इस प्रकार के कार्यक्रम हर जिले में 1 नवंबर के दिन स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किए जाएंगे। जो महानाट्य हो रहा है विक्रमादित्य पर, जिसमें हाथी, घोड़े और जितने प्रकार की सेनाएं होती हैं, सब आपको जीवंत दिखाई देंगी। ये अपने आप में मुझे लगता है दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की थी, वहाँ की मुख्यमंत्री जी भी आई थी, तो ये दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है। और विक्रमादित्य ने जो पराक्रम दिखाया है, वो पराक्रम हमको सतह पर देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है बहुत दिव्य और भव्य आयोजन ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम करने जा रहे हैं। इस सवाल है सर, विजन डॉक्यूमेंट्स भी इसी दिन प्रस्तुत कर रही है सरकार। निश्चित रूप से चूंकि स्थापना दिवस है, तो सरकार का ये उद्देश्य है कि आने वाले समय में हम मध्य प्रदेश को कहाँ देखना चाहते हैं। जैसे माननीय मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक हम अपने इस भारत देश को विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे, तो ये विजन डॉक्यूमेंट में मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट है कि मध्य प्रदेश 2047 तक कैसे विकसित राज्य की श्रेणी में आएगा। तो उसका बाकायदा रोड मैप बना के वो विजन डॉक्यूमेंट भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे का रोड मैप कि मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा, उसका रोड मैप भी आपको देखने को मिलेगा। तो धर्मेंद्र लोधी जी हमारे साथ थे, और जिस तरह से ये पूरा की पूरा आयोजन होना है स्थापना दिवस का, उसको भव्यतम बताया है धर्मेंद्र लोधी जी ने। और साथ में ये भी तय हुआ है कि एक विजन डॉक्यूमेंट की झलक मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देखने को मिलेगी। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवीय, INH 24x7 भोपाल। खबर अंबिकापुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने कार्तिक उरांव की जन्म शताब्दी पर सौगात देते हुए चौक का भूमि पूजन किया। लगभग 41 लाख की लागत से चौक का विकास होगा, जिसमें बाबा कार्तिक उरांव की प्रतिमा और स्मृति उद्यान का निर्माण होगा। इस मौके पर पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य और गीतों के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत की जीवंत झलक देखने को मिली। अपने संबोधन में सीएम साय ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने जमीन से लेकर सदन तक जनजातीय समाज की लड़ाई लड़ी है। आज जनजातीय समाज के गौरव बाबा कार्तिक उरांव जी की जयंती है और जन्म शताब्दी वर्ष है। तो सबसे पहले तो सभी लोगों को
बाबा कार्तिक उरांव जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और आज सौभाग्य का विषय है कि अंबिकापुर नगर निगम के अंतर्गत आज इस चौक का नामकरण बाबा कार्तिक उरांव के नाम से किया गया और आने वाले समय उनकी एक प्रतिमा यहाँ पर स्थापित होगी, जिसका भूमि पूजन कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को रजत जयंती समारोह का शुभारंभ करने रायपुर पहुंचेंगे। पीएम के स्वागत में विभिन्न स्थानों पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। होर्डिंग्स में पीएम मोदी की फोटो के साथ ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है। साथ ही शत्रुओं को करारा जवाब देने को लेकर पीएम की सराहना की गई है। अब इस होर्डिंग्स को लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल उठाया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि अब तक केंद्र सरकार नहीं बता सकी कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने क्या हासिल किया, क्यों और किसके कहने पर सीज फायर किया गया। दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, उनके बेस कैंपों को तबाह कर दिया, 2.5 दिन में ही पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। जब पीएम मोदी यहां आ रहे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर को याद कर लोग पीएम का स्वागत कर रहे हैं। ट्रंप के कहने पे सीज फायर हुआ, ये आज तक प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पाई है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को इस तरह से लॉन्च करके दिखाना, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है, खुद कंफ्यूज है और प्रदेश की जनता को भी कंफ्यूज करना चाहती है। जबकि प्रदेश की जनता और देश की जनता स्पष्ट हो चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के आगे घुटना टेक दिया। निश्चित रूप से जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन आतताइयों का मुंहतोड़ जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, जिन्होंने हमारी देश की 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था। और आपने देखा होगा कि 2.5 दिन में ही पाकिस्तान पानी मांग लिया। जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने गौरव हासिल किया है और राज्य ने जिस प्रकार से अपनी उत्तरोत्तर तरक्की विभिन्न क्षेत्रों में किया है, सभी विभाग अपना स्टॉल लगाकर उन सभी यादगार पलों को छत्तीसगढ़ और देश की जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर उन सारी की तैयारी कर रखा है। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में पीएचडी की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कुलपति को घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग करते हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दरअसल छात्रों ने आरोप लगाया था कि कुछ चुनिंदा लोगों को ही पास किया गया है। विवाद बढ़ने पर विश्वविद्यालय ने एक विषय का फिर से मूल्यांकन कराया। जब रिजल्ट जारी हुआ तो इसमें कुछ लोगों के नंबर बढ़े हुए सामने आए। इसी को लेकर बुधवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का, उसमें धांधली की गई। विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम में धांधली की गई। जो बीजेपी नेताओं के करीबी हैं, जो बीजेपी नेताओं के जिंदाबाद लगाते हैं, उनको पास किया गया। यहाँ पे जो सरकारी योजनाएं संबल मेधावी चलती है, उनकी शुल्क जो है वो सरकार द्वारा ली जाती है, लेकिन यहाँ पे शुल्क को छात्रों द्वारा वसूला जाता है। माँ बताइए, माँ क्या मांगे? हमारी जब तक पीएचडी दोबारा एग्जाम नहीं कराया जाएगा, हम लोग ये मांग जारी रखेंगे। दोबारा एग्जाम क्यों क्या कारण? दोबारा एग्जाम इसलिए कि जो बीजेपी नेताओं के लोगों को पास किया गया है, जो सामान्य छात्र है, जो वास्तव में अधिकार है, उसे पास करने का काम किया जाए। ये गलत है जो किया गया है। और जबलपुर के किसानों ने पराली जलाने पर लगे प्रतिबंध को मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि प्रशासन ने पराली निपटान का कोई ठोस विकल्प नहीं दिया, इसलिए मजबूरी में किसान पराली जलाने को मजबूर है। अपनी मांगों को लेकर हजारों किसानों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया और पनागर तहसील का घेराव किया। किसानों का कहना है कि केवल जुर्माना और कार्रवाई से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि सरकार को गांव स्तर पर संग्रहण केंद्र, मशीनरी और पराली को खाद या ऊर्जा उत्पादन में इस्तेमाल करने की व्यवस्था बनानी होगी। वहीं पनागर में किसान रैली के चलते लगे जाम से स्थानीय लोगों को घंटों परेशान होना पड़ा। देश के सभी किसान संगठनों ने ये रैली और आंदोलन का आह्वान किया, जिसमें सभी किसान
इस समस्या से पीड़ित हैं कि उनको समय पे खाद नहीं मिलती, उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे। पराली जलाने का जो फरमान शासन ने लागू किया है, उस फरमान को आज वापस लेके ही हम सब किसान संगठन के लोग वापस जाएंगे। तो आज सभी संगठन के लोगों ने ये फैसला किया है कि हम पनागर में तब तक बैठे रहेंगे जब तक जिम्मेदार अधिकारी कलेक्टर महोदय यहाँ आकर किसानों को आश्वासन न दे, किसानों से बात न करें। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7।